Hello friends, good morning, good afternoon, good evening. Hope you all are doing good. I am also good. So I am your YouTube teacher, OT sir. So today we are going to start one of the most important topic of geography, whose name is minerals and energy resources. Minerals and energy resources. One of the interesting topic, one of the interesting chapter of geography. Some of the points I have written here to save the time because most of the videos I am getting so many mails, so many messages from the students कि सर थोड़ा सा वीडियो बड़ा हो जा रहा है. So to reduce the time, some of the main important topics I tried to pre-written on the whiteboard. So shall we start the topic? Our chapter name is minerals and energy resources. Minerals and energy resources. So definitely as a OT sir, we have a uniqueness. Before starting the chapter, we used to understand the meaning of chapter. क्योंकि चैप्टर पढ़ने के पहले चैप्टर का मीनिंग समझना मैं पर्सनल तौर पर क्या समझता हूँ, जरूरी समझता हूँ. So starting with minerals and energy resources means this chapter is divided in two sub parts. First is minerals and second is energy resources. So what is mineral or what are minerals? What is mineral or what are minerals? One definition is here. The definition which is given on the textbook or in the textbook is different, but I try to give you easy to understand definition. मैं अपने तरफ से एक एनसीईआरटी बुक के हटके एक डेफिनेशन हमने देने का प्रयास किया है. Even if are learning NCERT definition, it is also good. There is also no problem. So what is the definition of mineral? Oh, mineral is what is given here. Oh, mineral is the term we written at the beginning of the definition. देखिए, whenever we used to write definition, the word whose definition is giving may become at the beginning of the definition or at the last of the definition. तो यहाँ पर क्या हुआ है, स्टार्टिंग में ही वो वर्ड आ गया है. ओ मिनरल क्या है, इज अ नेचुरली ऑकरिंग सब्सटेंस. मिनरल क्या है, नेचुरली ऑकरिंग सब्सटेंस है. इसका मतलब मिनरल क्या है, इट इज नेचुरल रिसोर्स. So what is given here? A mineral is a naturally occurring substance having definite chemical composition and structure. जिसका केमिकल कंपोजिशन और स्ट्रक्चर क्या होता है, डेफिनाइट होता है. एंड विच इज फॉर्म्ड बाय इनऑर्गेनिक प्रोसेस. विच इज फॉर्म्ड बाय इनऑर्गेनिक प्रोसेस. जिसका फॉर्मेशन कौन से प्रोसेस से होता है, इनऑर्गेनिक प्रोसेस से होता है. सो इन दिस वे वी ट्राई टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ ऑल दी वर्ड्स आर न्यू वर्ड्स. तो इसका डेफिनेशन अब क्या बन रहा है, तो मिनरल इज अ नेचुरली ऑकरिंग सब्सटेंस हैविंग अ डेफिनाइट केमिकल कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर विच इज फॉर्म्ड बाय इनऑर्गेनिक प्रोसेस. होप आपको ये डेफिनेशन क्या हो गई होगी, लर्न हो गई होगी. सो एट द बिगिनिंग ऑफ द चैप्टर, एट द बिगिनिंग ऑफ द चैप्टर वन स्टोरी इज गिवन. एक स्टोरी दिया हुआ है और स्टोरी में एक लड़का आता है whose name is हबन. वो कहाँ पर जाता है, वो कहाँ पर जाता है, वो अपने फादर के साथ में गुवाहाटी सिटी में जाता है और वो देखता है कि so many moving houses are there. So many moving houses are there. देन उसके बाद में अपने पेरेंट्स को पूछता है या अपने फादर को पूछता है कि बा व्हाई दिस हाउसेस आर मूविंग. तब उसके जो बा रहते हैं, तब उसके जो फादर रहते हैं, वो बोलते हैं कि बेटा वो मूविंग हाउसेस नहीं है. सो दोज मूविंग ऑब्जेक्ट्स आर बसेस एंड ट्रेन. वो मूविंग ऑब्जेक्ट क्या है, बसेस और ट्रेन है. मगर उस हबन को ऐसा लग रहा है कि बस भी एक क्या है, घर है, ट्रेन भी एक क्या है, घर है, जो क्या कर रहे हैं, इधर के उधर मूव कर रहे हैं. हमारा घर, हमारे गांव का घर मूव क्यों नहीं कर रहा है, एक क्यूरियोसिटी होती है. तो उनके बा बताते हैं, उनके फादर बताते हैं कि वो क्या है, बसेस एंड ट्रेन है. और जो कैसे चलती है, कैसे चलती है, कैसे चलती है, इंजन से चलती है. और वो इंजन को एनर्जी, इंजन को जो एनर्जी मिलती है, इंजन को जो एनर्जी मिलती है वो कहाँ से मिलती है, एनर्जी रिसोर्सेज से एनर्जी मिलती है. इस प्रकार से हमारा क्या बोलते हैं,
चैप्टर है उसकी शुरुआत एक कहानी के द्वारा होती है। तो यहाँ पर ये देखेंगे कि डेली लाइफ में वी आर यूजिंग सो मेनी मिनरल्स। जैसा मान लेते हैं इवन आपको अगर क्या करना है, एक छोटे से टाचनी से तो लेकर बहुत बड़े सीप तक सारी चीजें कैसे बनी हुई है, मिनरल से ही बनी हुई है या मेटल से बनी हुई है। तो यहाँ पर ये बोल रहा है कि मोस्ट ऑफ द थिंग्स वी आर यूजिंग हु आर मेड फ्रॉम दी मिनरल्स। इसका मतलब ये है कि मिनरल्स आर द इंडिस्पेंसिबल पार्ट ऑफ आवर लाइफ। हमारे लाइफ का एक इंडिस्पेंसिबल पार्ट है। सपोज अगर मिनरल नहीं होंगे तो शायद हमारा जो कंफर्ट जोन है वो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। इवन हमारे बॉडी के लिए भी मिनरल क्या है, बहुत ही जरूरी है। हमारे बॉडी का जो न्यूट्रिशंस होते हैं, अलग अलग न्यूट्रिएंट्स होते हैं, उसमें 0.3%, हाउ मच परसेंट, 0.3% मिनरल्स आर मस्ट। अब आप बोलोगे कि 0.3% यानी सर ये तो इट इज लेस देन 0.5%, मगर ये जो 0.3% अगर मिनरल्स हमारे बॉडी में नहीं रहेंगे तो बचे हुए जो 99.7% जो अलग न्यूट्रिएंट्स है ये भी प्रॉपर फंक्शनिंग करना क्या कर देते हैं, बंद कर देते हैं। तो इस प्रकार से मिनरल्स का डेली रूटीन लाइफ में भी यूज है और हमारे बॉडी के लिए भी बहुत ज्यादा क्या है, यूजेबल है। तो उसके बाद में देखेंगे जब लेसन स्टार्ट होता है तो व्हाट इज मिनरल आता है। ऑलरेडी हमने मिनरल का डेफिनेशन क्या कर दिया है, डिस्कस कर लिया है। क्या है, मिनरल इज अ नेचुरली ऑकरिंग सब्सटेंस हैविंग अ डेफिनाइट केमिकल कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर व्हिच इज फॉर्म्ड बाय इनऑर्गेनिक प्रोसेसेस। तो इस प्रकार से मिनरल की डेफिनेशन आती है। अगर ये मिनरल की अगर बात करते तो एक ही टाइप का मिनरल नहीं है, लगभग 2000 टाइप के जो मिनरल्स है हमने क्या कर दिया है, उनका खोज कर दिया है, उनको हमने आइडेंटिफाई कर लिया है और उसमें से मोस्ट ऑफ द जो मिनरल्स है वो हमारे इंडिया में अवेलेबल है, जिसका यूज करके हम क्या करते हैं, अपने कंट्री का या पूरे वर्ल्ड का डेवलपमेंट कर रहे हैं। तो नेक्स्ट इसमें हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ मिनरल्स, क्योंकि ये जो 2000 टाइप के जो मिनरल्स है उनको अलग अलग तो स्टडी नहीं करते, तो इजी टू अंडरस्टैंड, इजी टू स्टडी हमने क्या किया है, वी क्लासिफाई देम इन डिफरेंट कैटेगरीज। तो इनकी कैटेगरी जनरली 3 पार्ट में हमने क्या किया है, हमारे जियोलॉजिस्ट लोगों ने क्या किया है, डिवाइड किया है क्लासिफिकेशन ऑफ मिनरल्स में। एक मेटेलिक मिनरल, देन नॉन मेटेलिक मिनरल एंड एनर्जी मिनरल। सो मेटेलिक मिनरल के फिर से क्या हो जाते हैं, 3 सब टाइप हो जाते हैं। फेरस मिनरल्स, फेरस किसको बोलते हैं, द मिनरल्स हु कंटेन आयरन ओर, उनको हम क्या बोलते हैं, फेरस मिनरल बोलते हैं। फेरस मिनरल्स के कुछ एग्जांपल्स कौन कौन से, आयरन ओर, मैग्नीज, निकल, कोबाल्ट, ये सब किसके एग्जांपल्स है, फेरस मिनरल्स के। काय में आता है तो मेटेलिक मिनरल में आता है। देन उसके बाद में नॉन फेरस मिनरल मींस द मिनरल्स हु डू नॉट कंटेन आयरन ओर, उनको हम बोलते हैं नॉन फेरस मिनरल्स। उसमें क्या आता है, कॉपर, लीड, टीन, बॉक्साइट आता है। और तीसरा जो हमने जो सब क्लास उसका किया, इट इज प्रीसियस मिनरल। प्रीसियस का मतलब क्या होता है, बहुत ज्यादा कीमती। तो प्रीसियस में गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम आते हैं। देन नॉन मेटेलिक मिनरल्स की अगर हम बात करते हैं तो क्या क्या आता है, माइका, साल्ट, पोटेश, सल्फर, ग्रेनाइट, लाइमस्टोन, मार्बल, सैंडस्टोन वगैरह आते हैं। और देन एनर्जी मिनरल्स की अगर बात करते हैं तो कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस की क्या होता है, इंक्लूड होता है। तो इस प्रकार से मिनरल्स का हमने क्या कर दिया है, क्लासिफिकेशन कर दिया है। मिनरल्स का हमने क्या कर दिया है, क्लासिफिकेशन कर दिया है। तो जो मिनरल्स का जो क्लासिफिकेशन हमने किया है, मिनरल्स का क्या किया है, क्लासिफिकेशन हमने किया है। सो ये मिनरल्स का क्लासिफिकेशन करने के पहले हम ये देखेंगे कि जो मिनरल्स है इनका फॉर्मेशन कैसा होता है, सो ये जो अलग अलग जो मिनरल्स है, अलग अलग मिनरल्स मे बी दे आर मेटेलिक मिनरल्स, मे बी दे आर नॉन मेटेलिक मिनरल्स और मे बी दे आर एनर्जी मिनरल्स, उनका फॉर्मेशन कैसा होता है। सो हम देखेंगे मोड ऑफ ऑकरेंस ऑफ मिनरल्स। या तो आपको क्वेश्चन भी पूछ सकता है, क्या क्वेश्चन पूछ सकता है, व्हाट आर दीज मिनरल्स, सॉरी वेयर आर दीज मिनरल्स फाउंड,
फाउंड एक क्वेश्चन भी पूछ सकता है, ऑलरेडी टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है। तो ये मिनरल्स है, ये क्या बोलेंगे इसको, कैसे फॉर्म होते हैं, मोड ऑफ ऑकरेंस क्या है। तो पहली बात करते हैं कि कुछ जो मिनरल्स होते हैं वो इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक में पाए जाते हैं। कौन से रॉक हमने बोले, इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक। जनरली ये इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक में कहाँ पर पाए जाते हैं, तो क्रैक्स और क्रेवाइसेस में पाए जाते हैं, या तो उनके फॉल्ट्स में पाए जाते हैं या तो उनके जॉइंट्स में पाए जाते हैं। और यहाँ पर ये भी बोला है कि ये जो इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक में अगर वो जो क्रैक है अगर छोटा अगर ऑकरेंस रहेगा तो उसको हम क्या बोलते हैं, वेन्स बोलते हैं। और लार्ज व्याकरण को या लार्ज लोड को हम क्या बोलते हैं, लोड्स बोलते हैं। तो ऑकरेंस अगर कम रहेगा इट इज वेन्स, और ऑकरेंस अगर ज्यादा रहेगा, बड़ा अगर रहेगा, उसको हम क्या बोलते हैं, लोड्स बोलते हैं। तो इस प्रकार से कौन कौन से मिनरल्स बनते हैं, तो टीन हो गया, कॉपर हो गया, जिंक हो गया, लीड हो गया, दीज आर ऑब्टेन फ्रॉम दी लोड और वेन। अभी हमने बोला कि वेन क्या है, स्मॉलर ऑकरेंस इट इज कॉल्ड वेन एंड लार्जर ऑकरेंस इट इज कॉल्ड लोड। सेकंड हम देखेंगे इन सेडिमेंट्री रॉक में भी मिनरल का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। कहां पर, बेड या तो फिर लेयर में, बेड या तो फिर लेयर्स में। और उनका फॉर्मेशन कैसा होता है, सो दे हैव बीन फॉर्म इन द रिजल्ट ऑफ डिपोजिशन। किसका डिपोजिशन, किसका डिपोजिशन, जो सेडिमेंट रहता है उसका डिपोजिशन, और साथ ही साथ में उसका एक्युमुलेशन और क्या, कंजर्वेशन इन इन हॉरिजॉन्टल स्ट्राटा। जो हॉरिजॉन्टल एक लेयर बनता है, एक परत बनती है, कहां पर, वहां पर सेडिमेंट्री रॉक में। इस प्रकार का जो फॉर्मेशन होता है कौन से मिनरल का होता है, तो जनरली कोल और जो कुछ अदर ओर्स है उनका फॉर्मेशन सेडिमेंट्री रॉक में हमें ज्यादा मिलता है। तीसरा हम देखेंगे डिकम्पोजिशन ऑफ सरफेस रॉक। सरफेस रॉक का क्या होना, डिकम्पोजिस होना। उससे भी क्या होता है, कुछ मिनरल्स का फॉर्मेशन होता है। इस प्रकार का जो फॉर्मेशन है जनरली बॉक्साइट का फॉर्मेशन हमें कहां पर मिलता है, डिकम्पोजिशन ऑफ सरफेस रॉक से मिलता है। देन उसके बाद में कुछ जो मिनरल्स होते हैं वो एलुवियल सॉइल के डिपोजिशन में मिलते हैं, जनरली सैंड्स ऑफ वैली में मिलते हैं, या तो हम ये बोल देंगे हिल के बेड वाले एरिया में मिलते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्लेसर डिपॉजिट्स बोलते हैं। उनको हम क्या बोलते हैं, प्लेसर डिपॉजिट्स बोलते हैं। तो इस प्रकार का जो प्लेसर डिपॉजिट से जो मिनरल्स मिलते हैं वो कौन कौन से मिलते हैं, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, टीन हो गया, प्लेटिनम हो गया। ये इस प्रकार से डिकम्पोजिशन एलुवियल सॉइल के क्या डिपोजिशन से मिलता है। कुछ जो मिनरल्स होते हैं वो हमें कहां पर मिलते हैं, सम ऑफ द मिनरल्स आर फाउंड इन ओशियनिक वाटर और ओशियन बेड में भी मिलते हैं। तो इस प्रकार के मिनरल्स जनरली ओशियन बेड से मिलने वाले मिनरल्स कौन कौन से हैं, तो सबसे बड़ा एग्जांपल कॉमन सॉल्ट मिलता है, मैग्नीशियम मिलता है, उसके बाद में ब्रोमाइन मिलता है। ये सब कहां से मिलते हैं, सीज और ओशियन बेड से मिलते हैं। देन उसके बाद में जो क्लासिफिकेशन ऑफ मिनरल जो अभी हमने देखा था, क्या देखा था हमने, ट्री डायग्राम देखा था। तो मेटेलिक मिनरल की अगर बात करते हैं तो मेटेलिक मिनरल में हमारे सिलेबस में फेरस के भी कुछ टॉपिक्स दिए हैं, कुछ नॉन फेरस के भी टॉपिक दिए हैं। प्रीसियस मेटल के या प्रीसियस मिनरल के टॉपिक यहाँ पर नहीं दिए। सो हम बात करते हैं फेरस मिनरल की। तो जनरली फेरस मिनरल में हम दो मिनरल देखेंगे, एक आयरन ओर और दूसरा मैग्नीज। क्या देखेंगे, आयरन ओर और मैग्नीज। बस दो की स्टडी करना है, दो ही हमारे सिलेबस का क्या है, पार्ट है। कौन कौन सा, फर्स्ट इज आयरन ओर एंड सेकंड मैग्नीज। अभी आयरन ओर की अगर बात करते हैं तो जाहिर सी बात है इट इज अ बेसिक मिनरल, क्योंकि जितनी भी इंडस्ट्रीज होती है उनकी जो मशीनरीज होती है वो किससे बनी होती है, दे आर मेड अप ऑफ आयरन ओर। और ये जो आयरन है जो मैक्सिमम इंडस्ट्रीज में क्या होता है, इट इज बीइंग यूज्ड, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड अ बैकबोन ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। इसलिए उसको क्या बोलते हैं, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का बैकबोन बोलते हैं।
और आयरन ओर की अगर बात करें तो वी आर टू मच लकी इनफ, क्योंकि इसके जो रिजर्वायर्स है, इसके जो रिजर्व्स है, इसके जो रिजर्व्स है, ये जो इसकी जो क्या बोलेंगे हम क्वांटिटी है, इंडिया में बहुत अच्छा अबैंडेंट क्वांटिटी में, एम्पल क्वांटिटीज में इसके क्या है स्टॉक हमें मिलते हैं। अब ये जो आयरन ओर है, ये जो आयरन ओर है, आयरन ओर जनरली अलग अलग प्रकार के आयरन ओर हमारे इंडिया में पाए जाते हैं। तो आयरन ओर की जनरली चार इसमें उसको हम क्या करते हैं सब डिवाइड करते हैं आयरन को किस टाइप पर बेसिस पर, ऑन द बेसिस ऑफ आयरन कंटेंट, उसमें कितना परसेंट आयरन है। तो पहला मैग्नेटाइट, पहला क्या रहेगा मैग्नेटाइट, आयरन के हम क्या कर रहे हैं क्लासिफिकेशन कर रहे हैं। पहला मैग्नेटाइट जो जो बेस्ट क्वालिटी का क्या माना जाता है आयरन ओर माना जाता है, जिसमें मोर देन 70% आयरन इज अवेलेबल। देन मैग्नेटाइट के बाद में हेमेटाइट, जहां पर लगभग 50 to 60% आयरन हमें मिलता है। देन उसके बाद में लिमोनाइट, लिमोनाइट में भी 40 to 50% माना जा क्या आयरन कंटेंट माना जाता है। और सबसे लो ग्रेड अगर आयरन अगर कोई होगा तो वो सिडेराइट है, जहां पर 50% या 40% से कम क्या 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 रहता है आयरन कंटेंट होता है। सो ये जो आयरन ओर है, आयरन ओर का मैक्सिमम इसके क्या है डिपॉजिट्स आर अवेलेबल इन आर इंडिया। वो क्या है हमारे इंडस्ट्रियल फील्ड का या सेक्टर का क्या है एक डेवलपमेंट का एक क्या है जरिया है, जिसलिए उसको हम क्या बोलते हैं बैकबोन ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बोलते हैं। तो ये कौन से एरियाज में आयरन ओर के डिपॉजिट्स पाए जाते हैं। तो जनरली जो आयरन ओर की जो डिपॉजिट्स है ओडिशा और झारखंड वाला जो बेल्ट है वहां पर पाए जाते हैं। और यहाँ पर हेमेटाइट टाइप का आयरन ओर ज्यादा पाया जाता है, जो क्या माना जाता है सेकंड टाइप का, और सेकंड क्या बोलेंगे हम सेकंड क्या बोलेंगे सेकंड एक क्वालिटेटिव आयरन ओर पाया जाता है। क्योंकि मैग्नेटाइट के बाद में अगर क्वालिटी में अगर कोई अच्छा दिखा है हेमेटाइट है, तो ये जो हेमेटाइट टाइप जो आयरन ओर है इसके स्टॉक हमें कहाँ पर पाया देखने को मिलते हैं ओडिशा एंड झारखंड। साथ ही साथ में मयूरभंज हो गया, उसके बाद में केंदुजार हो गया, सिंहभूम वाला जो एरिया हो गया, या सिंहभूम एक डिस्ट्रिक्ट भी है वो एरिया हो गया, गुआ हो गया, उसके बाद में नाओमुंडी एरिया हो गया। यहाँ पर हमें क्या मिलते हैं आयरन ओर के डिपॉजिट्स देखने को मिलते हैं। साथ ही साथ में ये तो ओडिशा झारखंड वाला एरिया हो गया। दूसरा बेल्ट आता है दुर्ग बस्तर और चंद्रपुर वाला, जो कहाँ पर पाया जाता है दुर्ग हो गया, बस्तर हो गया, उसके बाद में चिकमंगलुर में भी आता है। उसके बाद में कर्नाटका वाला बेल्ट है, वहां पर भी हमें देखने को मिलता है। जनरली जो क्या बोलेंगे हम यहाँ का जो आयरन ओर जो होता है बहुत ही बेस्ट क्वालिटी का होता है। दैट्स व्हाई मोस्ट ऑफ दी जो आयरन है वो कहाँ पर एक्सपोर्ट करते थे जापान और साउथ कोरिया में एक्सपोर्ट कर देते। अब एक्सपोर्ट अगर करेंगे तो पोर्ट की जरूरत पड़ेगी, वाया विशाखापट्टनम पोर्ट से हम उसको क्या करते हैं एक्सपोर्ट करते हैं। कहाँ का दुर्ग बस्तर और जो चंद्रपुर वाला जो एरिया है या चिकमंगलुर वाला जो बेल्ट से जो आयरन ओर प्रोड्यूस होता है उसको हम जापान और साउथ कोरिया में एक्सपोर्ट करते हैं। थर्ड जो बेल्ट है हमारे इंडिया में पाया जाने वाला वो बेल्लरी, उसके बाद में चित्रदुर्ग और चिकमंगलुर बेल्ट, जो जहाँ पर कुद्रेमुख जो माइन है, कुद्रेमुख क्या है माइन है, कौन सी आयरन ओर माइन है। यहाँ का 100% कितना 100% जो क्या बोलेंगे हम आयरन ओर है वो क्या कर देते हैं हम एक्सपोर्ट कर देते हैं। और यहाँ पर ये भी बोला है कि ये जो कुद्रेमुख है ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा क्या है आयरन ओर डिपॉजिट बेल्ट है या जोन है या एरिया है। देन उसके बाद में चौथा बेल्ट आएगा महाराष्ट्र गोवा बेल्ट। अब महाराष्ट्र गोवा बेल्ट में अगर हम देखेंगे तो जनरली लिमोनाइट और सीडेराइट जो उतने अच्छे आयरन ओर के क्या नहीं माने जाते, सब क्लास नहीं माने जाते, टाइप्स नहीं माने जाते, मगर लिमोनाइट और सीडेराइट के भी प्रोडक्शन कहाँ पर होता है महाराष्ट्र गोवा बेल्ट में होता है। देन उसके बाद में फेरस की अगर बात करते हैं तो सेकंड हम आयरन ओर देखेंगे, सेकंड हम मिनरल देखेंगे इट इज मैग्नीज। मैग्नीज की अगर बात कर लेते हैं तो जनरली स्टील बनाने के लिए इसका यूज होता है
मैग्नीज का यूज होता है, और साथ ही साथ में फेरोमैग्नीज अलॉय बनाने के लिए भी उसका यूज होता है। और यहाँ पर ये भी बोला है कि दिया गया है कि जो 1 टन अगर हमें क्या करना होगा, स्टील अगर बनाना रहेगा, सो वी हैव टू ऐड देयर 10 kg ऑफ मैग्नीज, यानी 1 टन क्या करेंगे, स्टील का अगर प्रोडक्शन करना है तो हमें 10 kg क्या करना पड़ेगा, उसमें मैग्नीज को मिक्स करना पड़ेगा। और ये भी है कि मैग्नीज का सबसे ज्यादा जो प्रोडक्शन है, इट इज इन द स्टेट ऑफ ओडिशा, इट इज इन द स्टेट ऑफ ओडिशा में सबसे ज्यादा प्रोडक्शन होता है। या ओडिशा में हम ये बोल सकते हैं कि अराउंड 1/3 जो हमारे जो कंट्री का जो मैग्नीज प्रोडक्शन है, इट सिंगली कम्स फ्रॉम दी ओडिशा स्टेट से आता है। देन उसके बाद में हम नॉन फेरस मिनरल्स की बात करते हैं, तो नॉन फेरस मिनरल की अगर बात करेंगे तो नॉन फेरस मिनरल में भी दो हमें मिनरल देखना है, एक है कॉपर और दूसरा बॉक्साइट। दो मिनरल हमें हमारे सिलेबस में दिए हैं, फर्स्ट इज कॉपर और सेकंड इज बॉक्साइट। सो कॉपर की अगर बात करते हैं तो कॉपर के जो रिजर्व्स है, कॉपर के जो रिजर्व्स है, या हम ये बोल लेंगे कि नॉन मेटेलिक में आते हैं, नॉन फेरस में आते हैं, इसके जो रिजर्व्स है, इसके जो डिपॉजिट्स है, इंडिया में उतने अच्छे नहीं है। सो कॉपर जो है, क्या कॉपर जो है, इसके रिजर्व्स बहुत कम है, और प्रोडक्शन भी उसका क्या होता है, इंडिया में कम होता है। इसलिए हमारे डोमेस्टिक नीड के लिए उसको हम क्या करते हैं, मोस्ट ऑफ द कॉपर वी हैव टू इंपोर्ट फ्रॉम अदर कंट्रीज। मगर यहाँ पर ये बोला है कि जो कॉपर जितना भी अवेलेबल है, उसकी जो प्रॉपर्टीज होती है, मेलिएबल होता है, साथ ही साथ में डक्टाइल होता है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, इसलिए उसको इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज में क्या होता है, बहुत ज्यादा यूज होता है। उसका इलेक्ट्रिक केबल्स बनाने के लिए भी उसका यूज होता है, इलेक्ट्रॉनिक और केमिकल इंडस्ट्री में भी उसका यूज होता है। यहाँ पर ये बोला है कि बालाघाट माइन जो कहाँ की, मध्य प्रदेश में है, उसके बाद में खेतरी माइंस जो कहाँ पर है, राजस्थान में, सिंगबम डिस्ट्रिक्ट जो कहाँ है, झारखंड में है। ये क्या है, लीडिंग कॉपर प्रोड्यूसिंग क्या है, एरियाज एंड स्टेट है जो हमारे इंडिया में है। देन उसके बाद में अगर हम बॉक्साइट की अगर बात करते हैं, तो बॉक्साइट जिससे क्या करते हैं, हम एल्यूमिनियम ऑब्टेन करते हैं। ये जो बॉक्साइट के जो रिजर्व्स है, बॉक्साइट के जो रिजर्व्स है, ये जो माइंस है, ये कहाँ पर पाए जाते हैं, तो अमरकंटक प्लेट्यू में बॉक्साइट हमें ज्यादा मिलता है। साथ ही साथ में मैकल हिल्स में ज्यादा मिलता है, बैलादिला और कटनी एरिया में मिलता है। ओडिशा में फिर से बॉक्साइट का प्रोडक्शन सबसे ज्यादा होता है। लगभग इंडिया का टोटल जितना भी क्या है बॉक्साइट प्रोड्यूसिंग एरिया है, सिंगली कम्स हाउ मच परसेंटेज, 34.96% कहाँ से आता है, ओडिशा स्टेट से आता है। 34.97% जो बॉक्साइट का जो प्रोडक्शन आता है, अकेले कौन से स्टेट से आता है, इट्स कम फ्रॉम दी ओडिशा से आता है। सो वी कैन से ओडिशा इज द लीडिंग स्टेट इन द प्रोडक्शन ऑफ बॉक्साइट। देन उसके बाद में ये तो मेटेलिक की बात हो गई थी। मेटेलिक में भी देखो हमने क्या करा था, फेरस एंड नॉन फेरस। फेरस से हमने दो मिनरल देखे थे, आयरन ओर एंड मैग्नीज। नॉन फेरस से हमने दो मिनरल देखे, कॉपर एंड बॉक्साइट। अभी हम मूव करते हैं किसके तरफ में, नॉन मेटेलिक मिनरल्स के तरफ में। नॉन मेटेलिक मिनरल्स में हमें दो नॉन मेटेलिक मिनरल्स के बारे में इस सिलेबस में दिया है, हमारे सिलेबस में दिया है। पहला है माइका और दूसरा है लाइमस्टोन। माइका एंड लाइमस्टोन, ये दो मिनरल्स हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। सो माइका की अगर बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, माइका की अगर बात करते हैं, तो माइका बहुत ज्यादा उसकी पतली शीट में उसको क्या कर सकते हैं, थीन शीट में, वी में कन्वर्ट इट इन थीन शीट। और यहाँ पर ये भी बोला है कि कुछ फ्यू सेंटीमीटर्स जो क्या बोलेंगे विड्थ रहेगी, उसमें थाउजेंड्स ऑफ सीट्स हम क्या कर सकते हैं, उसकी निकाल सकते, इतनी थीन शीट में उसको कन्वर्ट कर सकते। माइका के जो कलर्स है वो वेरी करते हैं, कभी कभी वो क्लियर कलर में रहता है, कभी कभी ब्लैक कलर में रहता है, कभी ग्रीन कलर में भी पाया जाता है, रेड येलो कलर में भी पाया जाता है, या तो कभी कभी ब्राउन कलर में भी पाया जाता है। और यहाँ पर ये भी बोला है कि
उसकी जो प्रॉपर्टीज है, उसकी जो प्रॉपर्टीज है उसको यूज करके ये जो माइका का जो यूज है वो कहाँ पर होता है, इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिक इंडस्ट्रीज में इसका सबसे ज्यादा यूज होता है। सेकंड वी विल सी इन द फॉर्म ऑफ लाइमस्टोन। अब जो लाइमस्टोन है ये जनरली कहाँ पर पाया जाता है, तो लाइमस्टोन जो हमने कितने देखे थे, 5 रीजन देखे थे, इंडिया के 5 जो बेल्ट देखे थे, वेयर वेयर डिफरेंट मिनरल्स आर फाउंड, उसमें से अगर लाइमस्टोन की बात करेंगे सो इट इज फाउंड इन सेडिमेंट्री रॉक, क्योंकि मोस्ट ऑफ द मिनरल्स आर फाउंड इन द रॉक्स। सो ये कौन से टाइप के रॉक में पाया जाता है, सेडिमेंट्री। कौन से रॉक में पाया जाता है, सेडिमेंट्री रॉक में पाया जाता है। और ये जो लाइमस्टोन है, लाइमस्टोन क्या है, जनरली इट इज द बेसिक रॉ मटेरियल फॉर द सीमेंट इंडस्ट्री। सीमेंट इंडस्ट्री में इसका सबसे ज्यादा क्या होता है, एज अ रॉ मटेरियल यूज होता है। यहाँ पर ये भी बोला है कि ये जो अलग अलग जो इंडस्ट्रीज है, अलग अलग जो इंडस्ट्रीज है ये क्या करती है, अलग अलग मिनरल्स जो है ये क्या करते हैं, अलग अलग इंडस्ट्रीज के लिए एज अ रॉ मटेरियल करके यूज होते हैं। उनको माइन से एक्सट्रैक्ट किया जाता है, दैट्स व्हाई दे आर जनरेटिंग सो मेनी पोल्यूशंस और सो मेनी डस्ट। वो क्या करते हैं, स्प्रेड करते हैं, टू मच लाउड नॉइज भी करते हैं। जब मशीन्स वगैरह चलते हैं तो उनका जो नॉइज होता है बहुत लाउडर नॉइज आता है, जिसके कारण नॉइज पोल्यूशन होता है, डस्ट निकलता है, तो एनवायरमेंटल प्रॉब्लम होता है। डस्ट अगर जमीन के ऊपर गिर जाए तो सॉइल पोल्यूशन होता है, पानी में अगर मिल जाता है तो वाटर पोल्यूशन भी होता है। सो मेनी मिनरल्स आर दी सोर्सेज फॉर दी पोल्यूशन। तो इसलिए क्या करना है, इसलिए ये जो मैक्सिमम जो मिनरल्स जो इंडस्ट्रीज है वो क्या है, इज अ किलर इंडस्ट्री करके क्या हो रही है, डेवलप हो रही है, उभर कर आ रही है, जो हमारे ह्यूमन हेल्थ के लिए बिल्कुल ही क्या है डेंजरस है। और इनका जो यूज अगर ज्यादा हो जाएगा तो क्या हो सकते हैं, दीज आर एग्जॉस्टिबल आल्सो, क्योंकि समय के साथ इनका क्या हो सकता है, एग्जॉस्ट हो जाता है, विनाश हो जाता है। इसलिए इनका कंजर्वेशन करना बहुत ही जरूरी है। सो हम देखेंगे कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स। सो कंजर्वेशन की डेफिनेशन हमने हमारे आप अगर पास्ट के अगर वीडियोस देखेंगे, स्टार्टिंग के वीडियोस देखेंगे तो कंजर्वेशन की हमने डेफिनेशन दिया था। कंजर्वेशन इज अ केयरफुल मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज टू अवॉइड देयर इम्प्रॉपर यूज एंड डिस्ट्रक्शन। अब ये जो डेफिनेशन थी ये क्या है, सर्वसमावेशक डेफिनेशन है, इट इज कंबाइंड डेफिनेशन, इट इज नॉट अप्लाइड फॉर द स्पेसिफिक टर्म। इफ वी वांटेड टू गिव ओनली द डेफिनेशन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स, तो हम डेफिनेशन कैसे बनाएंगे, we can make the definition like this। मिनरल कंजर्वेशन क्या लिखेंगे हम, मिनरल कंजर्वेशन इज अ केयरफुल मैनेजमेंट ऑफ मिनरल रिसोर्स why, to avoid their improper use and destruction। सो इस प्रकार से कंजर्वेशन ऑफ मिनरल की डेफिनेशन बना सकते हैं। सो मिनरल कंजर्वेशन इज द केयरफुल मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज और केयरफुल मैनेजमेंट ऑफ मिनरल रिसोर्सेज टू अवॉइड देयर इम्प्रॉपर यूज एंड डिस्ट्रक्शन। देन उसके बाद भी हम देखते हैं एनर्जी रिसोर्सेज। हम किसकी बात करेंगे, अभी तक हमने किसकी बात किया था, फेरस मिनरल्स की बात किया था और नॉन फेरस मिनरल्स की बात किया था, या तो मेटेलिक मिनरल की बात किया था और नॉन मेटेलिक मिनरल की बात किया था। अभी हम बात करेंगे एनर्जी मिनरल्स की और एनर्जी रिसोर्सेज की बात करेंगे। सो एनर्जी रिसोर्सेज जनरली दो पार्ट में उसका क्लासिफिकेशन किया जा सकता है। फर्स्ट इज कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज एंड सेकंड वन इज नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज। सो कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज क्या है, कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज वो है जो हम क्या कर रहे हैं,
जो क्या कर रहे हैं हम पहले से ही उनका यूज करते आ रहे हैं, जिनको पारंपरिक रिसोर्सेज भी बोलते हैं। तो उसके एग्जांपल्स क्या है? फायरवुड, कैटल डंग, केक, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, इलेक्ट्रिसिटी, ये सब क्या है? दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ conventional energy resources and non-conventional energy resources which are being developed in the modern era. वो कौन कौन से रिसोर्सेज है? लाइक सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, टाइडल एनर्जी, ये सब क्या है? ये सब क्या है? नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी के क्या है? एग्जांपल्स है। सो energy resources can be classified in two categories. First is conventional energy resources and second is non-conventional energy resources. So conventional energy resources की अगर बात करते हैं, so conventional energy resources में हमारे सिलेबस में 4 प्रकार के एनर्जी रिसोर्सेज दिए हैं। पहला है कोल, देन पेट्रोलियम, पहला क्या है? कोल, दूसरा क्या है? पेट्रोलियम, तीसरा है इलेक्ट्रिसिटी, तीसरा क्या है? इलेक्ट्रिसिटी, और क्या दिया है? नेचुरल गैस। सो कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस और इलेक्ट्रिसिटी, ये 4 जो पॉइंट्स है, ये 4 जो क्या है? कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज है, उनके बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं। सो कोल अगर बात करते हैं तो जनरली वो कहाँ से ऑब्टेन करते हैं? विच इज ऑब्टेन फ्रॉम दी फॉसिल फ्यूल्स। सो यहाँ पर कोल के जो डिपॉजिट्स है इंडिया में क्या है? बहुत ज्यादा है। आपने देखा होगा कि जो डेड एनिमल्स है और वेजिटेशंस है, वो अर्थ के अंदर में, जमीन के अंदर में बरीड होते हैं और आफ्टर मिलियंस ऑफ ईयर वो कन्वर्ट होकर ऊपर प्रोसेसेस में होकर क्या होता है? कोल में कन्वर्ट होता है। तो जनरली कोल किसके लिए यूज किया जाता है? तो कोल जनरली पावर जनरेशन के लिए यूज होता है। कोल इज जनरली यूज फॉर पावर जनरेशन। और थैंक्स गॉड ये जो कोल के जो रिजर्व्स है हमारे इंडिया में कैसे है? एम्पल है। कैसे है? एम्पल है, भरपूर मात्रा में, अबंडेंट क्वालिटी में वी हैव दी कोल रिसोर्स। तो ये जो कोल से हम क्या करते हैं? एनर्जी ऑब्टेन करते हैं। मगर यहाँ पर ये भी बोला है कि कोल का जो फॉर्मेशन है, इट टेक्स मिलियंस ऑफ ईयर फॉर दी फॉर्मेशन। कोल ऑन द बेस ऑफ कार्बन कंटेंट। कौन से बेसिस पर? कार्बन कंटेंट बेसिस पर कोल के हम क्या करते हैं? 4 प्रकार करते हैं। पहला जो है एंथ्रासाइट, पहला क्या देंगे? एंथ्रासाइट में जो कोल की जो मात्रा रहती है वो कितनी आएगी? 90 to 95% आएगी। एंथ्रासाइट के बाद में अगर सेकंड अगर बात करते हैं तो इट इज बिटुमिनस में कोल कितना रहेगा? कार्बन कितना रहेगा? 85 to 90%। एंथ्रासाइट के बाद में बिटुमिनस, और बिटुमिनस के जो रिजर्व्स है, जो डिपॉजिट्स है, इंडिया में सबसे ज्यादा है। ये हमारे लिए अच्छी बात है। देन उसके बाद में तीसरा अगर हम बात करते हैं तो इट इज लिग्नाइट। तीसरा क्या है? लिग्नाइट में 50 to 60% क्या है? कार्बन कंटेंट है। और सबसे लो ग्रेड क्वालिटी का अगर कोल है तो कौन सा माना जाता है? पीट माना जाता है, जहां पर लेस देन 50% क्या है? कार्बन कंटेंट है। तो इस प्रकार से चारों प्रकार के जो कोल है हमारे इंडिया में पाए जाते हैं। बट मोस्टली बिटुमिनस टाइप ऑफ कोल इज फाउंड अबंडेंटली इन आवर इंडिया। तो ये जो कोल के जो डिपॉजिट्स है, कोल डिपॉजिट्स अभी पाए कहाँ पर जाते हैं? तो जनरली 2 एरियाज है। पहला गोंडवाना एरिया, जो 200 मिलियन ईयर एगो का क्या हुआ है? उसका फॉर्मेशन हुआ है। और दूसरा टेरिटरी एरिया, जहाँ पर अराउंड 55 मिलियन ईयर एगो क्या है? हमें कोल वहां का फॉर्मेशन वहां पर देखने को मिलता है। सो पहला गोंडवाना और दूसरा टेरिटरी डिपॉजिट। ये जो कोल का जो प्रोडक्ट्स डिपॉजिट्स है वो कहाँ पर पाए जाते हैं? तो जनरली दामोदर वैली हो गया, देन उसके बाद में झरिया वाला फील्ड हो गया, रानीगंज हो गया, बोकारो हो गया, गोदावरी रिवर बेसिन एरिया होगा, महानदी, सोन, वर्धा वैली में भी हमें क्या मिलता है? कोल इज फाउंड। साथ ही साथ में अगर स्टेट्स की अगर बात करते हैं तो मेघालय, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, ये सब क्या है? कोल प्रोड्यूसिंग एरियाज आर स्टेट है। अब ये जो कोल है ये क्या है? बल्की मटेरियल है। कैसा है? बल्की है।
क्यों बल्कि है? क्योंकि उसका वेट बहुत ज्यादा होता है। दैट्स व्हाई मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रीज दैट्स व्हाई मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रीज आर सेट अप इन द कोल प्रोड्यूसिंग एरिया। जहां पर कोल का प्रोडक्शन होता है, वो जिस जिस भी इंडस्ट्री में कोल एज अ रॉ मटेरियल यूज किया जाता है, उनका सेटअप भी कोल प्रोड्यूसिंग एरिया में ही होता है। सेकंड, अगर हम क्या देखेंगे एनर्जी रिसोर्स देखेंगे, तो वो है पेट्रोलियम। अभी हमने किसके बारे में पढ़ लिया? कोल के बारे में पढ़ लिया। सेकंड वी विल सी इन द फॉर्म ऑफ पेट्रोलियम। सो पेट्रोलियम जनरली हीट और लाइट प्रोड्यूस करता है। सिंथेटिक फाइबर बनाने के लिए भी यूज होता है, सिंथेटिक टेक्सटाइल इंडस्ट्री में यूज होता है, फर्टिलाइजर इंडस्ट्री में यूज होता है, केमिकल इंडस्ट्री में भी उसका क्या होता है? यूज होता है। और पेट्रोलियम का सबसे ज्यादा अगर प्रोडक्शन कहीं होता होगा तो कहां पर होता है? मुंबई हाई में होता है। अराउंड 63% जो पेट्रोलियम का जो प्रोडक्शन है वो कहां पर होता है? कहां पर होता है? मुंबई हाई में होता है। गुजरात में भी होता है। गुजरात में 18% पेट्रोलियम का यूज होता है। जैसा गुजरात का अगर कहां पर होता है तो जनरली अंकलेश्वर जो पेट्रोल माइन है या पेट्रोल एरिया है अंकलेश्वर का, वहां पर 18% उसका प्रोडक्शन होता है। आसाम में उसका 16% प्रोडक्शन होता है। और आसाम जो है ये ओल्डेस्ट ऑयल प्रोड्यूसिंग स्टेट है किसका? इंडिया का। तो इस प्रकार से पेट्रोलियम भी क्या करते हैं? एज अ एनर्जी रिसोर्स हम यूज करते हैं। देन उसके बाद में बात करते हैं हम नेचुरल गैस की। इसकी बात करेंगे नेचुरल गैस की। सो नेचुरल गैस अगर बोला जाए तो एक क्लीन और क्लियर एनर्जी के रूप में पाई जाती है। ये जो नेचुरल गैस है जो जहां पर भी पेट्रोलियम का हमें प्रोडक्शन मिलता है, उसी एरिया में जनरली नेचुरल गैस का भी प्रोडक्शन पाया जाता है। यानी मुंबई हाई हो गया, अंकलेश्वर हो गया, यहाँ पर नेचुरल गैस का भी प्रोडक्शन हमें देखने को मिलता है। क्योंकि वो इट इज क्लीन एंड क्लियर गैस, इसलिए उसको क्या माना जाता है? इको फ्रेंडली गैस भी माना जाता है। और जनरली क्या बोलेंगे, कृष्णा गोदावरी बेसिन में भी इसका प्रोडक्शन होता है या एक्सट्रैक्ट होती है। मुंबई हाई वाला एरिया में हमें नेचुरल गैस ज्यादा मिलती है। तो सीएनजी जो है, कभी कभी एग्जाम में पूछता है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सीएनजी, जिसको हम क्या बोलते हैं? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस बोलते हैं। ये इंडिया में क्या कर रही है? पॉपुलैरिटी गेन कर रही है। बहुत जगह पर अभी सीएनजी का क्या हो रहा है? यूज हो रहा है। आइदर इन द इंडस्ट्रीज, व्हीकल, डोमेस्टिक पर्पस के लिए भी उसका यूज ज्यादा होते जा रहा है, क्योंकि क्लियर गैस है तो किसी भी प्रकार का स्मोक वगैरह रिलीज नहीं करती। देन उसके बाद में नेक्स्ट देखेंगे हम इलेक्ट्रिसिटी। नेक्स्ट और आखिरी देखेंगे हम इलेक्ट्रिसिटी। जनरली जो इलेक्ट्रिसिटी है, इलेक्ट्रिसिटी इट इज यूज फॉर द मेजरिंग डेवलपमेंट ऑफ एनी कंट्री। किसी भी कंट्री का डेवलपमेंट का इंडेक्स हम क्या बोल सकते हैं? इलेक्ट्रिसिटी है। जहां पर भी पर कैपिटा और पर पर्सन इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन ज्यादा रहेगा, वो कंट्री उतनी ज्यादा क्या मानी जाती है? डेवलप मानी जाती है। ये जो इलेक्ट्रिसिटी है, ये इलेक्ट्रिसिटी ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन फिर से दो सब पार्ट में डिवाइड हो जाती है। एक हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी एंड दूसरी जियोथर्मल इलेक्ट्रिसिटी, सॉरी थर्मल इलेक्ट्रिसिटी। और पहला क्या हमने बोले थे? हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। अब हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी की बात करेंगे तो जाहिर सी बात है, द इलेक्ट्रिसिटी विच इज ऑब्टेन फ्रॉम दी फ्लोइंग ऑफ वाटर। जो बहते हुए पानी से हम क्या करते हैं? टरबाइन के ऊपर जाता है, टरबाइन घूमता है और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। इसको क्या बोलते हैं? हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। तो जैसा भाखरा नंगल डैम हो गया, दामोदर वैली रिवर प्रोजेक्ट्स हो गया, कोपोली हाइडल प्रोजेक्ट्स हो गया, ये क्या है? एक एग्जांपल क्या है? एक इम्पोर्टेंट एग्जांपल से जो इंडिया में हम क्या करते हैं? हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। थर्मल इलेक्ट्रिसिटी की अगर बात करते हैं तो थर्मल इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन कैसा किया जाता है यार? हाउ वी आर गेटिंग थर्मल इलेक्ट्रिसिटी? तो जनरली कोल का यूज करके, पेट्रोलियम का यूज करके, या तो नेचुरल गैस का यूज करके हम क्या करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। और थर्मल पावर प्रोजेक्ट की अगर बात करें तो इंडिया में अराउंड 310 क्या है? थर्मल पावर प्रोजेक्ट अभी क्या है? वर्किंग में। तो ये जो हमने चारों जो एनर्जी रिसोर्सेज बात किए, ये किसके थे?
It was about the conventional energy sources. Now moving to the non-conventional sources of energy. Non-conventional sources of energy. So non-conventional sources of energy में सभी जितने भी लिखे हुए हैं सबके बारे में सिलेबस में दिया है. मीन्स इट इज रिगार्डिंग सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, टाइडल एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी, बायोगैस और एटॉमिक एनर्जी के भी बारे में दिया हुआ है. सो सबसे पहली बात करते हैं सबसे पहले हम बात करते हैं न्यूक्लियर और एटॉमिक एनर्जी. एटॉमिक एनर्जी को क्या बोलते हैं? इट इज कॉल्ड न्यूक्लियर एनर्जी भी उसको बोलते हैं. उसको क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर एनर्जी भी बोलते हैं. सो न्यूक्लियर एनर्जी क्या है? तो एटम्स को अल्टर करके जो एनर्जी ऑब्टेन की जाती है, इट इज कॉल्ड एटॉमिक एनर्जी और द न्यूक्लियर एनर्जी. और जनरली यहाँ पर यूरेनियम और थोरियम के एटम्स क्या किए जाते हैं? यूज किए जाते हैं काय के लिए? टू गेट द एटॉमिक और न्यूक्लियर एनर्जी. तो अरावली रेंजेस जो कहाँ पर है? राजस्थान में है, झारखंड में भी ये एटॉमिक एनर्जी ऑब्टेन की जाती है. देन उसके बाद में मोनाजाइट सैंड जो कहाँ पर? केरला में बहुत ज्यादा मिलते हैं, जहाँ पर क्या है? बहुत ज्यादा थोरियम है. उसका यूज करके हम क्या करते हैं? एटॉमिक एनर्जी और न्यूक्लियर एनर्जी ऑब्टेन करते हैं. देन उसके बाद में सेकंड टाइप का जो अगर एनर्जी देखते हैं तो सोलार एनर्जी. अब सोलार एनर्जी द एनर्जी which is obtained by using sunrays. सनरेज का यूज करके जो एनर्जी हम ऑब्टेन करते हैं, इट इज कॉल्ड सोलर एनर्जी. सोलर एनर्जी इज गेनिंग पॉपुलैरिटी इन इंडिया. क्यों? क्योंकि सोलर एनर्जी है वो पॉल्यूशन फ्री है. बस ये है कि द इंस्टॉलेशन कॉस्ट इज मोर. उसका जो इंस्टॉलेशन का जो कॉस्ट है वो ज्यादा होता है. बट वंस वी इंस्टॉल इट, उसके बाद में ना उसका मेंटेनेंस का खर्चा है, ना उसका किसी भी चीज का खर्चा है. इट इज पोल्यूशन फ्री मोड आल्सो. उससे किसी भी प्रकार का पोल्यूशन नहीं होता. तो सोलर एनर्जी आल्सो गेनिंग पॉपुलैरिटी इन इंडिया. क्यों इंडिया में सोलर एनर्जी सबसे ज्यादा हो रही है? क्योंकि इंडिया लाइज इन द ट्रॉपिकल एरिया. ट्रॉपिकल कंट्री मानी जाती है जहाँ पर सनरेज हमें अबंडेंटली मिल जाते हैं. देन उसके बाद में देखेंगे हम विंड एनर्जी. जनरली wind energy the energy which obtained by blowing blowing winds. जो blowing winds का यूज करके जो एनर्जी होती है, जो टर्बाइन क्या बोलेंगे हम क्या बोलेंगे, फैन जो घूमते हैं, उससे विंड एनर्जी मिलती है. तो तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, गुजरात, केरला, महाराष्ट्र, लक्षद्वीप, इस स्टेट्स में विंड एनर्जी का अच्छा खासा क्या कर रहा है? यूज करते आ रहे हैं. देन बायोगैस और गोबर गैस एनर्जी जो काय में आती है? नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स में आती है. सो व्हाट इज बायोगैस? जहां पर काऊ डंग काम क्या करते हैं? उसका स्लरी बनाकर उससे गैस यूज करते हैं. काऊ डंग जिसको हिंदी में क्या बोला जाता है? गोबर बोला जाता है. इसलिए इस क्या बोलेंगे? बायोगैस को क्या बोला जाता है? गोबर गैस भी बोला जाता है. देन टाइडल एनर्जी की बात करते हैं. सो सीज और ओशियन में जो टाइड्स आती है, लहरें आती है, उसका यूज करके जो एनर्जी ऑब्टेन की जाती है, उसको हम क्या बोलते हैं? टाइडल एनर्जी बोलते हैं. देन उसके बाद में जियोथर्मल एनर्जी. अब जियोथर्मल एनर्जी जो हमारे अर्थ की जो हीट है उसका यूज करके जो एनर्जी क्या की जाती है? प्रोड्यूस की जाती है. इट इज जियोथर्मल एनर्जी. अब जनरली हिमाचल प्रदेश में जियोथर्मल एनर्जी सबसे ज्यादा यूज होती है. साथ ही साथ में जो लद्दाख वाला एरिया, जहाँ पर जनरली उगा वैली वाला जो एरिया है, उसमें जियोथर्मल एनर्जी का यूज सबसे ज्यादा होता है. नाउ मूविंग टू द लास्ट पार्ट और लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज. इट इज कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी रिसोर्सेज. अब कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी रिसोर्सेज अगर हम बोल देते हैं तो एनर्जी रिसोर्सेज का कंजर्वेशन कैसा करें? तो जाहिर सी बात है कि अकेले से कभी भी कंजर्वेशन पॉसिबल नहीं है. we all have to try for the conservation of energy resources. एनर्जी रिसोर्सेज का कंजर्वेशन के लिए हम सबने क्या करना है? कोशिश करना है. सो किस प्रकार से कोशिश करेंगे कि whenever it is not required, फैन हमारा क्या चाहिए?
बंद चाहिए। हमारे स्टडी रूम के लाइट्स क्या चाहिए, बंद चाहिए। इससे भी हम क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, एनर्जी रिसोर्स को कंजर्व कर सकते हैं। और पर्सनल लेवल पर क्या कर सकते हैं, मान लेते हैं हम अगर कहाँ पर निकले हैं, ट्रेवलिंग के लिए निकले हैं, सो इंस्टेड यूजिंग पर्सनल व्हीकल वी मस्ट यूज कौन से यूज, पब्लिक व्हीकल्स का हमें क्या करना चाहिए, यूज करना चाहिए। नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज, बिकॉज मोस्ट ऑफ द नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज आर renewable resources, so that's why whenever and wherever it is possible we may use only non conventional energy resources। यानी जहां भी हमें क्या है, क्या बोले पॉसिबल है, वहां हमें किसका यूज करना है, नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज का यूज करना है। एंड एट द लास्ट ऑफ द चैप्टर इट इज गिवन एनर्जी सेव इज एनर्जी प्रोड्यूस। अगर एनर्जी का हम क्या करेंगे, बचत करेंगे, सेव करेंगे, तो ही एनर्जी क्या होगी, क्या होगी, प्रोड्यूस होंगी। सो दीज आर सम मेजर्स फॉर द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी रिसोर्सेज। वो होल चैप्टर इज डिलीवर्ड बाय मी वेरी वेरी सिंपल लैंग्वेज। आप सभी को क्या हो गया होगा, समझ गया होगा। पढ़ते रहिए, वीडियो देखते रहिए, हमारे चैनल से जुड़े रहिए। ओके, टेक केयर, बाय बाय।